हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। एंड हमने लास्ट वीडियो में अपने 35 क्वेश्चन कर लिए थे, यानी कि हमने इस पूरे सेक्शन के 55 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बचे हुए रिमेनिंग 20 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हमारे पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर जो भी पर्टिकुलर टर्म्स हैं जिनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और इनके जो भी टॉपिक वाइज वीडियोस हैं वो सभी मैंने बना दिए हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें सारे टॉपिक ऐड कर दिए हैं। जो टॉपिक रह जाएंगे मैं उन्हें भी ऐड कर दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, बिकॉज जब लाइक्स आते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम और न्यू कंटेंट बनाएं आपके लिए। सो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। एंड स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 36। फॉर द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी विच हार्मोन इज टेस्टेड इन ब्लड। ब्लड में किस हार्मोन का टेस्ट किया जाता है जिससे कि प्रेगनेंसी को कंफर्म करते हैं। ऑप्शन है थायरॉक्सिन हार्मोन, HCG हार्मोन, इंसुलिन, TSH। तो जिसका राइट आंसर है वो है HCG हार्मोन। HCG हार्मोन क्या होता है? ह्यूमन क्रियोनिक। मैं लिख देती हूँ जैसे कि आप नोट कर लेना, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसको नोट कर लिया करो, अपने नोट्स बनाया करो जिसमें कि आपको सारी चीज़ें याद रहें। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नोट्स बना लेना अपने। सो HCG की फॉर्म होती है ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इस ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन ये बेसिकली कहाँ से रिलीज होता है? ये जो प्लेसेंटा बनता है प्रेगनेंसी के टाइम पे वहाँ से रिलीज होता है, जो कि प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी होगी तभी प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, और प्लेसेंटा अगर बनेगा तो वो इस हार्मोन को रिलीज करता है। इसीलिए प्रेगनेंसी का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि हाँ, जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। अगर हम बात करें थायरॉक्सिन हार्मोन की, ये भी हमने पढ़ा था। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? जो थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ से रिलीज होता है। और अगर इसका रेगुलेशन सही से नहीं होता या ओवर सिक्रीशन होता है तो उसको हम बोलते हैं गोइटर की कंडीशन होती है अडल्ट में। और बच्चों में क्रिटिनिज्म होता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? एक मिनट मैं इसको रफ कर देती हूँ ताकि मैं ये न्यू पार्ट लिख सकूँ। तो इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? इंसुलिन रिलीज होता है पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसको मेंटेन करता है ये, जिससे कि जो भी आपने फूड खाया है उससे जो भी ग्लूकोज बना या जो भी एनर्जी बनी उसका यूटिलाइजेशन हो सके, वो सारा का सारा ग्लूकोज सेल में जाकर उसका यूज किया जा सके। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है हमारा TSH। TSH हार्मोन क्या होता है और क्या क्या होते हैं इसके यूज, और हम इसकी भी बात कर लेते हैं। बिकॉज ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में HCG से क्वेश्चन आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बट अगर कोई और क्वेश्चन है जहाँ पे इन बाकी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। अब ये बात करते हैं TSH हार्मोन। TSH हार्मोन बेसिकली ये भी एक ग्रोथ हार्मोन ही होता है। इससे क्या होता है, मैंने अपने जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला वीडियो है उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो TSH हार्मोन है ये क्या करता है, जो फीमेल बॉडी में एग का फॉर्मेशन होता है उसमें हेल्प करता है। जो एग का फॉलिकल होता है उसके फॉर्मेशन में या उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, राइट। सो ये हुआ, सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। TSH हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी से रिलीज होता है। पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन में जो कि ये हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल आयरन रिक्वायरमेंट फॉर एन अडल्ट वुमन। अडल्ट वुमेन के लिए नॉर्मल आयरन रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 21 mg पर डे, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काउ मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ। काउ मिल्क किसका पुअर सोर्स होता है? ऑप्शन है विटामिन E, विटामिन A, C, D।
इसका राइट आंसर है विटामिन सी, बिकॉज जो मिल्क होता है, नॉट इवन काउ मिल्क, अगर हम बात करें मिल्क की, तो मिल्क के अंदर विटामिन सी नहीं होता। बिकॉज विटामिन सी क्या होता है, वो खट्टा होता है, उसका सॉर टेस्ट होता है। तो ऐसा बोलते हैं कि दूध दूध के साथ कुछ खट्टा नहीं खाना चाहिए, या फिर उसमें सॉर कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूध फट जाता है। इससे होता क्या है, बेसिकली जो दूध के प्रोटीन्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जो मिल्क के प्रोटीन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, इसीलिए उसमें विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता। बाकी विटामिन ई, ए, डी, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन मिल्क या फिर काउ मिल्क। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मंकी फेस इज अ सिम्टम ऑफ, मंकी फेस इसका सिम्टम है, ऑप्शन है बेरी बेरी, मैरास्मस, क्वेश्चॉर्कर, स्कर्वी। तो इसका राइट आंसर है मरासमस। मरासमस में क्या होता है कि मंकी फेस, या फिर हम इसको ओल्ड मैन फेस भी बोलते हैं, ये अक्सर जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं, 0 से 2 ईयर, उनके अंदर होता है। प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, एकदम ग्रोथ नहीं होती, मसल डेवलपमेंट भी बिल्कुल भी नहीं होता, और साथ ही इसमें ओडीमा भी नहीं होता, इसीलिए जो बच्चा होता है वो सिकुड़ा होता है, और उसको उसके जो फेस को हम बोल देते हैं मंकी फेस, राइट। Moving on to next question, question number 40. Which of the following tests are banned for the diagnosis of tuberculosis? Tuberculosis के diagnosis के लिए कौन सा टेस्ट बैन है? तो इसका राइट आंसर है एलाइजा। एलाइजा जो है वो बैन किया गया है। एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम एंजाइम लिंक्ड, एक मिनट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एलाइसा टेस्ट टीबी के लिए तो यूज नहीं किया जाता, बट ये एक किसी और बीमारी के लिए यूज किया जाता है। वो कौन सी बीमारी है जिसके लिए एलाइसा टेस्ट यूज किया जाता है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करना, और अगर नहीं पता है तो वीडियो में जुड़े रहना, मैं एंड में आपको बताऊंगी कि एलाइसा टेस्ट किसके लिए यूज होता है। अगर अभी हम बात करते हैं कि जो दूसरा टेस्ट है, पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलपी का मतलब होता है लाइपोप्रोटीन ब्लड टेस्ट। इनको मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। पीसीआर का मैंने क्या फुल फॉर्म बताया, पॉलीमरेज, कभी कभार इनके फुल फॉर्म आ जाते हैं तो इनको पूरा लिख लेना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अलावा अगर हम बात करें एलपीए, एलपीए की फुल फॉर्म होती है लाइपोप्रोटीन लाइपोप्रोटीन ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट लिख लेना। तो ये जो लाइपोप्रोटीन ब्लड टेस्ट होते हैं ये किस लिए होते हैं, जो हार्ट पेशेंट होते हैं या जिनको कार्डियक इश्यूज होते हैं उनके लिए टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा जो कल्चर होता है, कल्चर में बेसिकली बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है, और वहाँ से देखा जाता है, उसको स्टडी किया जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और फिर क्या क्या उसके लिए प्रिकॉशन या ट्रीटमेंट देना है। अगर हम बात करें कि ये तो टेस्ट बैन हो गया, अगर हम बात करें कौन सा टेस्ट होता है, तो टीबी के लिए टीबी स्किन टेस्ट होता है, टी, या नहीं तो डायरेक्ट ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें कि जो टीबी का बैक्टीरिया है, बैसिलस टाइफिम्यूरियम नाम से हमने पढ़ा था इसको, सॉरी, जो टाइफिम्यूरियम होता है तो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है। जो टीबी का बैक्टीरिया होता है बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस का, वो ब्लड के टेस्ट में उसके ट्रेसेस पाए जाते हैं, तो वहाँ से इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, राइट। अगर आपको ये पूरा पढ़ना है कि कौन कौन से बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, तो इसका भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, कॉमन डिजीज वाला वीडियो, आप उसको जाके देख सकते हो। अगर नहीं मिले तो कमेंट कर देना, मैं उसका लिंक आपके कमेंट में डाल दूंगी, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। द प्रोबायोटिक्स इंक्लूड, प्रोबायोटिक्स में क्या होता है, नॉन डाइजेस्टेबल फूड इंग्रेडिएंट, डाइजेस्टेबल फूड इंग्रेडिएंट, लाइव माइक्रोबियल फीड, बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन से डेड माइक्रोब्स। तो इसका राइट आंसर है लाइव माइक्रोबियल फीड, क्योंकि जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो लाइव बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, जिससे कि जो डाइजेशन होता है वो अच्छा होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। द डाइट ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी वेल बैलेंस्ड एंड शुड नॉट इंक्लूड, जो एक प्रेग्नेंट वुमेन की डाइट है वो वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है
फ्रेश फ्रूट्स, अल्कोहल, ग्रेन्स या वेजिटेबल। इसका राइट आंसर है अल्कोहल, क्योंकि जो फीमेल की डाइट है उसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो बेबी है उसके ब्रेन पे इसका बुरा असर पड़ता है और उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर हम बोल सकते हैं जो उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है वो सही से नहीं हो पाता। तो इसीलिए फीमेल को अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वैसे भी अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, अल्कोहल इज नॉट सेफ या नॉट गुड फॉर हेल्थ होता है, तो अल्कोहल तो पीना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, इंक्रीज इन एनर्जी रिक्वायरमेंट नेसेसिटेट द एडिशनल इनटेक ऑफ। अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उसके साथ साथ किसका इनटेक बढ़ जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या नियासिन। इसका जो राइट आंसर है वो है नियासिन, बिकॉज जो नियासिन होता है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो जब एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, ज़्यादा फूड कंजम्पशन होता है, तो जो भी सब्जियां या फिर फ्रूट्स वगैरह खाएंगे तो उसमें वाटर होगा, जिसकी वजह से जो विटामिन बी से रिलेटेड जितने भी विटामिन होंगे वो सब ऐड हो जाएंगे डाइट में। Now moving on to next question. Retinol supplied to retina is in blood is converted into retinol, then combines with a protein called opsin to produce a purple pigment। यानी कि जो ब्लड में रेटिनॉल होता है जो रेटिना तक पहुंचता है उसको कन्वर्ट करते हैं रेटिनल में। उसके बाद वो एक प्रोटीन ऑप्सिन प्रोटीन से रिएक्ट करता है, एक पिगमेंट बनाता है। तो उस पिगमेंट का नाम क्या है? ऑप्शन है रेटिनल, रोडोप्सिन, कैरोटीनॉइड, बीटा कैरोटीन। तो इसका राइट ऑप्शन है रोडोप्सिन, बिकॉज यही वो पर्पल कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्रोटीन के रिएक्शन से बनता है। इसके अलावा जो रेटिनल है ये तो विटामिन ए का ही फॉर्म है और बीटा कैरोटीन भी विटामिन ए का ही फॉर्म है। बीटा कैरोटीन और रेटिनॉल का कन्वर्जन अक्सर पूछा जाता है, तो ये कन्वर्जन 1/6 होता है। इसको याद रखना, पहले ये 1/4 हुआ करता था, यानी कि 1 रेटिनॉल बराबर 1/4 बीटा कैरोटीन, बट अब ये कन्वर्जन चेंज करके 1/6 कर दिया गया है, बिकॉज ये ICMR के जो न्यू रिसर्चेस बोल सकते हैं, न्यू टेस्ट के बेसिस पे इसको 1/6 कर दिया 1/4 से। सो जहाँ पर भी आएगा अगर पूछा जाता था कन्वर्जन क्या है तो हम लिखते हैं 1/6, राइट। अगर हम बात करें कैरोटीनॉइड की, कैरोटीनॉइड का, तो कैरोटीनॉइड बेसिकली पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, राइट। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, रेड पाम ऑयल कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन सप्लीमेंट्री फूड इंक्लूडिंग ICDS एंड अदर प्रोग्राम्स। यानी कि जो भी सप्लीमेंट्री फूड का प्रोग्राम होता है ICDS का, उसमें अगर हम रेड पाम ऑयल ऐड करते हैं तो उससे क्या इम्प्रूव होगा? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, या फिर इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर लिखा नहीं है, आई गेस वो विटामिन बी था। और क्या है, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है, क्योंकि जो रेड पाम ऑयल है उसके अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं और उन कैरोटीनॉइड्स की वजह से विटामिन ए का कंटेंट बढ़ जाता है। इससे क्वेश्चन अराइज होता है कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो ये हमने पढ़ा था नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस तो अक्सर सुनते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। केराटोमलेशिया, केराटोमलेशिया नाम से बीमारी थी जिसमें कि जो आईज है वो कम्प्लीटली, जो पर्सन है वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता है, आई से कुछ भी दिखाई नहीं देता। या फिर ज़ेरोसिस हो जाता है, कॉर्नियल ज़ेरोसिस होता है, कंजक्टिवाइटिस ज़ेरोसिस होता है। इसके ऊपर भी हमने पूरा वीडियो बनाया है, फूड एंड न्यूट्रिशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। विटामिन ए डिफिशियंसी या VAD नाम से पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है मैंने, तो जाके उसको रिवाइज कर लेना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, द प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग। मील प्लानिंग के क्या क्या प्रिंसिपल है? ऑप्शन है मीटिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक, शुड सेव टाइम एंड एनर्जी, ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, बिकॉज अगर हम एक अच्छा डाइट प्लानिंग करते हैं, मील प्लानिंग, तो उसमें सारी चीजें ये होनी चाहिए। Moving on to next question, question number 47. Infant mortality rate is the number of infant dying in the first year of life पर। यानी कि जो IMR होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो क्या होता है कि जितने भी जो पहले साल में बच्चे मरे हैं पर। ऑप्शन है 100 लाइव बर्थ,
1000 लाइव वर्ड, 10,000 या 1 लाख? इसका राइट आंसर है 1000 लाइव वर्ड। पर 1000 बच्चों पे जितने भी 1000 लाइव वर्ड जो होते हैं उनमें जितने भी 1 साल से कम के बच्चे मरे होते हैं उनको हम बोलते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर हम बात करें MMR की, MMR भी ऐसा ही होता है, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, बट उसमें हम 1 लाख पर देखते हैं, पर 1 लाख लाइव बर्थ के ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं। अक्सर 1000 पर ही डेटा बनता है, पर MMR में 1 लाख के ऊपर बनता है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, कंफ्यूजिंग होता है, उसको याद कर लेना। प्रेगनेंसी वाले वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में प्रेगनेंसी वाला वीडियो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ चाइल्ड malnutrition। एटियोलॉजिकल फैक्टर का क्या मतलब होता है कि जिसकी वजह से या कौन सा रीजन है कि ये बीमारी हो सकती है, मालन्यूट्रिशन किस रीजन से हो सकता है। ऑप्शन है सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर, कलर ऑफ चाइल्ड, इन्फेक्शन, सैनिटरी अनसैनिटरी लिविंग कंडीशन, यानी कि अनहाइजीन कंडीशन की बात करें, यहाँ पे गंदगी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा कि नॉट, इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है, तो इसका राइट आंसर है कलर ऑफ चाइल्ड। बिकॉज बच्चे की आंख का जो रंग है उससे तो उसको माल न्यूट्रिशन नहीं होने वाला, लेकिन हाँ अगर उसकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक फैक्टर, पुअर है फैमिली तो अच्छा खाना नहीं खाएंगे जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो सकता है। अगर उसको कोई इन्फेक्शन है, बीमारी है, तो माल न्यूट्रिशन हो सकता है। वो किसी गंदी जगह पर रह रहा है तो उसको इन्फेक्शन हो जाएंगे, तो उसको माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस हैं, राइट। तो और ये भी हमने पढ़ा था कि अगर हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन में, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसके 2 फॉर्म होते हैं, क्लिनिकल, क्वाशियोरकर और मराश में। इसमें क्या क्या होता है वो पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है PM का, जाकर उसको प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, देख लेना। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49, 12 अप्रैल 2005 को कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया था हमारे इंडिया के PM ने। ऑप्शन है WHO, ICDS, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन या मिड डे मील स्कीम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ऑप्शन देखें तो WHO तो नहीं हो सकता, बिकॉज WHO तो इंटरनेशनल स्कीम है, तो उसको इंडिया के PM लॉन्च नहीं करेंगे, राइट। और अगर हम बात करें ICDS की, तो ICDS कब लॉन्च हुआ था? 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 में लॉन्च हुआ था, राइट। तो ये भी नहीं है इसका आंसर, तो अब 2 ही ऑप्शन बचते हैं। वैसे तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा मिशन किस दिन लॉन्च हुआ था, बट मैं टेक्निक समझा रही हूँ जिससे कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। अब 2 ऑप्शन तो हमारे हट गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? मिड डे मील या नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि 2005 में बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स लॉन्च किए गए थे, जैसे कि MG नरेगा। MG नरेगा के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर देख लेना अगर आपको इसका पूरा वीडियो पढ़ना है। तो इसका इकलौता ऑप्शन क्या बचा? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि जो गांव है वहाँ का हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए जो स्कीम्स बनाई थी वो 2005 में लॉन्च की थी, 12 अप्रैल 2005, राइट। अगर हम बात करें दूसरे मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च की गई थी, तो मिड डे मील स्कीम लॉन्च की थी 1995, 15 अगस्त 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। कौन से प्रोग्राम के तहत? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, इस प्रोग्राम के तहत मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया गया था। और अगर हम बात करें WHO कब स्टैब्लिश हुआ था, ये तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 7 अप्रैल 1948, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर हुआ था। उसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS कम्स अंडर द मिनिस्ट्री। जो ICDS स्कीम है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बिकॉज ये स्कीम जो थी वो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, या जो फीमेल है उनके प्रेग्नेंट मदर्स और लैक्टेटिंग मदर्स के डेवलपमेंट के लिए, उनके हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए लॉन्च किया गया था। ICDS की फुल फॉर्म क्या होती है? ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो ये होती है ICDS की फुल फॉर्म। कब लॉन्च किया था ये हमने ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, उसको देख लेना अच्छे से।
Now moving on to next question, question number 51. MMR वैक्सीन गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ MMR वैक्सीन किसके प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है? तो ये हमने पढ़ा हुआ था, ये मिजल मम्स और रुबेला के प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। Now moving on to question number 52. Which of the following method cannot be used to assess the nutritional status of children? इनमें से कौन सा मेथड बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता? तो बॉडी वेट का यूज करते हैं, हाइट का भी यूज करते हैं, चेस्ट सर्कमफ्रेंस का यूज भी करते हैं। इसका राइट आंसर है वेस्ट एंड हिप रेशियो, बिकॉज बच्चे के लिए वेस्ट और हिप रेशियो का मेजरमेंट नहीं लिया जाता, उसका वेट, हाइट और चेस्ट सर्कमफ्रेंस देखा जाता है, मेजर किया जाता है। Now moving on to next question, प्रोटीन एनर्जी डिफिशियंसी। प्रोटीन और एनर्जी की कमी से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? मसल वेस्टिंग हो सकती है, यस। ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, यस। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? बोथ ऑफ दी अबव। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। द इंटरनेशनल रिकमेंडेड डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स स्ट्रैटेजी किस बीमारी से रिलेटेड है? टाइफाइड, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस या पोलियो? इसका राइट आंसर है ट्यूबरक्लोसिस, बिकॉज ट्यूबरक्लोसिस में तुरंत ऑब्जर्वेशन के बाद ट्रीटमेंट देना होता है, क्योंकि इसमें जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट होता है, तो इसीलिए अगर इसका तुरंत ट्रीटमेंट नहीं किया तो डेथ होने के चांसेस भी हो सकते हैं। Moving on to the last question of the video, which of the following vaccine can be given through oral and intermuscular route? ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसको हम ओरल भी दे सकते हैं और इंटरमस्कुलर भी दे सकते हैं? हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, पोलियो, टिटेनस। तो इसका राइट आंसर है पोलियो, बिकॉज पोलियो को हम ओपीवी फॉर्म भी होते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, या फिर आईपीवी भी होता है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जो मसल में इनका इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ पोलियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और नए नए कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।